हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ लिया था किसके बारे में, कोशिका आवरण के बारे में हमारा कंप्लीट हो गया था। कोशिका आवरण हमारी 3 होती हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका कला और ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में, ठीक है, यानी बाकी जंतु को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका कला जंतु कोशिका यानी कोशिका कला सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और ये जीव द्रव्य को घेरे हुए आवरण होती है। ठीक है, एंड लास्ट हमारा ग्लाइकोकैलिक्स था, जो कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स का जो आवरण है वो सिर्फ जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, पादप में और जंतु में नहीं पाया जाता। तो हमारा कोशिका आवरण हो गया था। हम जीव द्रव्य पढ़ रहे थे यानी प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे थे। ये एक अर्ध तरल जैली नुमा संरचना होती है। ठीक है, जो कोशिकाओं के अंदर भरा होता है, इसको हम जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य के दो मुख्य भाग थे यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। वो कौन सा था? कोशिका द्रव्य था और दूसरा केंद्रक था। ठीक है, कोशिका द्रव्य हम किसे कहते हैं? जो कहते हैं कोशिका द्रव्य जो केंद्रक को घेरे हुए होता है। केंद्रक हमारा कहाँ होता है? मध्य में होता है। ठीक है, तो केंद्रक को जो चारों तरफ से घेरे रहता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में ही हमारे सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक ये मध्य में पाया जाता है और इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं यानी डीएनए होते हैं। ठीक है, तो हमने जीव द्रव्य लिख लिया था, कोशिका द्रव्य हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य के बारे में मैंने आपको हर वीडियो में समझाया है, इसलिए कोशिका द्रव्य को हम फिर से नहीं समझेंगे, इसके बारे में बस लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जीव द्रव्य का वह भाग, जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, राइट। ठीक है, कोशिका द्रव्य के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? साइटोसॉल होता है और दूसरा ट्रोफोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसके भी लिख लेंगे कोशिका द्रव्य के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है साइटोसॉल। ये आपका पहला है साइटोसॉल। ठीक है, इसको हम साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, साइटोसॉल कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र। ठीक है, कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, लिख लेंगे कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ में आ गया।
यानी कोशिका द्रव्य में दो क्षेत्र होते हैं, एक साइटोसोल होता है जहाँ कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, और दूसरा होता है ट्रोफोप्लाज्मा जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड लिख लेंगे हम ट्रोफोप्लाज्मा। ट्रोफोप्लाज्मा ठीक है, इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव्य का वह भाग या क्षेत्र, कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं, जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कोशिका द्रव्य, साइटोसोल, ट्रोफोप्लाज्मा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वह क्षेत्र जहाँ पर कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाते, तो यहाँ पर बात ही खत्म। ठीक है, वहाँ पर जब कुछ पाया ही नहीं जाता तो इसके बारे में कुछ आगे होगा ही नहीं, वहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई। ट्रोफोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य का वह क्षेत्र जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है, तो ट्रोफोप्लाज्मा के भी दो भाग हैं। एक कोशिकांग हो गया आपका और एक अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो दोहरी कला युक्त होते हैं, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो एक कला युक्त होते हैं, और कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जो कला रहित होते हैं। ठीक है, अंतर्विष्ट पदार्थ आपके संचित पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, स्रावी पदार्थ, ठीक है, जितने भी हैं ये कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रोफोप्लाज्मा में हम लिखेंगे कोशिकांग पाए जाते हैं, ये दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, ठीक, तो प्रत्येक कोशिका द्रव्य में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ संरचनाएं क्या होती है, सजीव होती है यानी लिविंग होती हैं, तथा कुछ क्या होती है, निर्जीव होती है यानी नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, तो जो संरचनाएं सजीव होती हैं उन्हें हम कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, और जो निर्जीव पदार्थ होते हैं वो अंतर्विष्ट पिंड कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम, आपका जो पहला हो गया कोशिकांग हो गया। कोशिकांग क्या है, जितनी भी आपकी जीवित संरचनाएं हैं कोशिकांग। ठीक है, एंड दूसरा है आपका अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, आपका अंतर्विष्ट पिंड, अंतर्विष्ट पिंड। ठीक है, कोशिकांग किसको हम कहेंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर जो विभिन्न जीवित संरचनाएं होती हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें कोशिका द्रव्य में विभिन्न संरचनाएं होती हैं। जीवित संरचनाओं को जीवित यहाँ पे आपका वर्ड गलत होगा, जीवित वैसे सही है लेकिन यहाँ पे सजीव ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में विभिन्न संरचनाएं होती हैं, सजीव संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अंतर्विष्ट पिंड में लिखेंगे कुछ निर्जीव संरचनाएं भी
होती हैं जिन्हें हम अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एकदम सिंपल सा है। कोशिकांग जितने भी यानी विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, तो जो आपकी जो सजीव संरचनाएं हैं वो कोशिकांग कहलाती हैं, और जो आपकी निर्जीव संरचनाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? अंतर्विष्ट पिंड कहलाती हैं। ठीक है, अब कोशिकांग, आपके जो कोशिकांग हैं, जरूरी तो नहीं कि सारे कोशिकांग एक जैसे होंगे। कुछ कोशिकांग दोहरी कला युक्त होंगे, तो कुछ कोशिकांग एक कला युक्त होंगे, और कुछ कोशिकांग कला रहित होंगे। ठीक है, तो कोशिकांग आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम फिर से अगेन हेडिंग डाल लेंगे। अगर मैं डाल लेती हूँ पर आप मत डालिएगा, आप पहले इसी में ही लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, आप इसको लिखिएगा, उसके बाद जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उसको लिखिएगा। कोशिकांग, तो लिखेंगे कोशिकांग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है आपका दोहरी कला युक्त कोशिकांग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन। ठीक है, दूसरा आपका एकल कला युक्त कोशिकांग। राइट, एकल कला युक्त कोशिकांग, इन्हें हम बोलेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन। ठीक है, एंड लास्ट हमारा कला रहित कोशिकांग, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? मेम्ब्रेनलेस, कोई कला नहीं, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन। ठीक है, तो 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। एक जो दोहरी कला युक्त होते हैं, यानी इनमें डबल कला पाई जाती है, एक अंदर की तरफ और एक बाह्य कला। ठीक है, जो आपके एकल कला युक्त होते हैं इनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और जो आपके कला रहित कोशिकांग यानी इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि दोहरी कला युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव में ऐसे कौन कौन से कोशिकांग हैं जो दोहरी कला युक्त होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम हेडिंग डाल लेंगे, फर्स्ट वाला डालेंगे दोहरी कला युक्त कोशिकांग। ठीक है, अगर आपको फ्लो चार्ट अच्छे से याद होगा तो आपके माइंड में तुरंत आ गया होगा कि दोहरी कला युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट तो आपका लवक है, यानी प्लास्टिड, जितने भी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी लवक पाए जाते हैं यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं वो सारे क्या हैं? दोहरी कला युक्त है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया वो भी दोहरी कला युक्त है। ठीक है, दोहरी कला युक्त कोशिकांग, तो लिखेंगे दोहरी कला युक्त कोशिकांग, दोहरी कला युक्त कोशिकांग निम्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कोशिकांग हम इसमें लिखेंगे आपका लवक, प्लास्टिड। ठीक है, अब जितने भी आपके अंग आएंगे, वैसे पूरा चैप्टर ही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक एक हेडिंग को आप एकदम अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला दोहरी कला युक्त कोशिकांग में आता है वो आता है प्लास्टिड यानी लवक। ठीक है,
लवक ये किस में पाया जाता है? अगर हम बात करें तो लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लवक जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी लवक क्या है, वो किसी भी कोशिका में नहीं पाया जाता, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो जीवाणु कोशिका हो, वो किसी में नहीं पाया जाता। आपका सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में, ठीक है। अगर जंतु कोशिका में पाया जाता तो सिर्फ एक ही कोशिका है, वो युगलीना है। इसको भी आप याद करके रखिएगा, अपने एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि लवक पहले तो किसी कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता, पर एक ऐसी जंतु कोशिका है जिसमें ये पाया जाता है, तो वो है युगलीना, ठीक है। तो लवक किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी 1865 में ई हैकल ने की थी, ठीक है। और इन संरचनाओं को किसने जो नाम दिया था, प्लास्टिड नाम किसने दिया था? तो वो सिम्पर ने दिया था 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो इनको हम लिखते चलते हैं क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। लिखेंगे ये कोशिकांग केवल पादप कोशिका में केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, ठीक है, राइट। इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज सन 1865 में ई हैकल ने की थी। ठीक है। इन संरचनाओं को प्लास्टिड शब्द सर्वप्रथम सिम्पर ने दी थी। 1885 में दिया था। 1885 में दिया था, ठीक है। लवक प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी दो लिपिड प्रोटीन की बनी दो एकल कलाओं से घिरी गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, ठीक है। तो जो हमारे लवक होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? दो एकल कलाओं से, यानी वो कला किसकी बनी होती है? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि लवक बनते कैसे, लवकों का निर्माण कैसे होता है, नए लवक का निर्माण कैसे होता है? तो जो कोशिका में पहले से उपस्थित लवक होते हैं, ठीक है, उन्हीं से नए लवक का निर्माण होता है, ठीक है। तो हमने लवक लिख लिया। अब हम बात करें कि लवक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक तो आपको समझ में आ गया कि क्या ये किसमें पाए जाते हैं, इनकी खोज किसने की। तो ये सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं। एक जंतु कोशिका होती है जिसका नाम मैंने आपको बताया कि युगलीना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो आपके प्लास्टिड है वो किसी भी कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, पर एक जंतु कोशिका ऐसी होती है जिसमें ये पाया जाता है, वो है युगलीना, ठीक है।
तो जो कहते हैं आपके प्लास्टिड हैं वो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसकी खोज ई हैकल ने की थी और इन संरचनाओं को प्लास्टिड नाम सिम्पर ने दिया था। ठीक है, ये दोहरी कला युक्त होते हैं और ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की बने होते हैं। ठीक है, ठीक। तो कार्य, वर्णन एवं गुणों के आधार पर लवक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? इनके कार्य के आधार पर, इनके वर्णक के आधार पर और इनके गुणों के आधार पर। वर्णक मतलब इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है, जिनमें कलर पाया जाता है, ठीक है, उसके आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे लवक के प्रकार। लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, लिखेंगे इसमें कार्य, वर्णक एवं गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर लवक, लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट। लवक कितने प्रकार के होते हैं? लवक 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? कार्य, वर्णक एवं गुणों के आधार पर। ठीक है, ठीक है। तो पहला है आपका अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। गॉट इट। सेकेंड हमारा है आपका वर्णी लवक, वर्णी लवक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट्स। ठीक है, एंड थर्ड है हमारा, थर्ड क्या है? यस, सबको पता है ये बात, हरित लवक। हरित लवक आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट ये हरे रंग का होता है और इसी के माध्यम से जितने पादप कोशिका होती हैं वो क्या करती हैं? प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल, पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। आपका अवर्णी लवक, ठीक है, अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं। वर्णी लवक आपका क्रोमोप्लास्ट ये हरे रंग को छोड़कर, ठीक है, सभी रंग के होते हैं। ठीक है, और हरित लवक आपका हरे रंग का होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जैसे मैंने इसको बताया, इसके कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ठीक है, इनके नाम से भी आपको एकदम क्लियर होता है। ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट होता है। प्लास्ट मतलब लिविंग होता है। ल्यूको मतलब क्या होता है? वाइट। एंड प्लास्ट मतलब लिविंग। ठीक है, तो ये कैसे वर्णक होते हैं? ये रंगहीन वर्णक होते हैं। अवर्णी लवक कैसे होते हैं? ये रंगहीन लवक होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? ये मुख्यतः पादपों में भोजन, मतलब भोज्य पदार्थ होते हैं, उनका संग्रह करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ के संग्रह करने वाले भाग होते हैं, यानी इनमें भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। ठीक है, और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? ये भूमिगत होते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? भूमि के अंदर, जैसे आपके भूमिगत तने हो गए, भूमिगत जड़ हो गए। ठीक है, तो ये कैसे पदार्थ हैं? ये कैसे हैं? इनका कार्य क्या होता है? ये भोज्य पदार्थों को संग्रह करते हैं। ठीक है, कैसे भाग हैं ये?
भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाले भाग हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं अधिकतर? भूमि के नीचे। ये भूमिगत होते हैं, ये भूमिगत जड़ जैसे भूमिगत तने हो गए आपके, ठीक है। ठीक है, तो इनमें ना सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि भूमि के नीचे हैं। अगर इनमें सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है तो अवर्णीय लवक किसमें बदल जाता है? आपका हरित लवक में। किसमें बदल जाता है? हरित लवक में। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँ, आलू, ठीक है। आलू क्या है? आपका एक भूमिगत क्या है? तना है, ठीक है। आलू क्या है? एक भूमिगत तना है। इसमें भोजन संचय होता है, ठीक है। आलू को क्योंकि हम खाते हैं, तो जब तक ये भूमि के अंदर रहता है तो आलू हमारा आपका येलो कलर का होता है। लेकिन कुछ आलू आपको जो हरे हरे दिखते हैं आपको, वो हरे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब उनका कुछ भाग जब पृथ्वी के ऊपर आ जाता है, भूमि के ऊपर आ जाता है और उनमें प्रकाश की रोशनी पड़ जाती है, तो वो आलू हरे रंग के हो जाते हैं। आपने देखा है आलू हरे रंग के होते हैं, ठीक है। नहीं, अगर अभी तक किसी बच्चों ने देखा तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ आलू आपको कभी कभी ऐसे मिल जाएंगे जो हरे रंग के हो जाते हैं, जिनके हम अलग कर देते हैं कि ये आलू खराब हो गया, ठीक है। तो वो आलू क्या होता है? भूमि के ऊपर हो जाता है, उसका कुछ भाग भूमि के ऊपर आ जाता है, जिसमें प्रकाश की रोशनी पड़ जाती है, और अवर्णीय लवक किस में बदल जाता है? हरित लवक में बदल जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे, ये लवक रंगहीन यानी कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये मुख्यतया पादपों के भोज्य पदार्थ संग्रह करने वाले भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात ये भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं, ठीक है। ये अधिकतर भूमिगत तनों एवं जड़ में पाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य का प्रकाश अवर्णीय लवक को हरित लवक में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। तो आपके जो अवर्णीय लवक होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? संग्रह करने वाले पदार्थों के आधार पर अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे, संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर अवर्णीय
लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका उसमें होता है, सबसे पहला आपका है प्रोटीनोप्लास्ट। फर्स्ट है आपका प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक। इन्हें हम एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? लिखेंगे इन्हें हम एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। इन्हें हम एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रायः बीजों में प्रोटीन संग्रह करते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि संग्रह करने वाले पदार्थ के आधार पर अवर्णीय लवक 3 प्रकार के होते हैं। तो जो आपका प्रोटीनोप्लास्ट है, ये क्या करता है? ये बीजों में प्रोटीन को संग्रह करता है, ठीक है। ठीक, तो जो प्रोटीनोप्लास्ट है ये किसका संचय करते हैं? प्रोटीन का। किसका संचय करते हैं? ये प्रोटीन का संचय करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? किसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं? बीजों में मिलते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका इलेइओप्लास्ट। इलेइओप्लास्ट, ठीक है। ये किसको संचय करते हैं? ये तेलों का संग्रह करते हैं। ये कैसे लवक होते हैं? ये तेलों को संग्रह करने वाले लवक होते हैं। ये तेलों को संग्रह करने वाले लवक होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका इलेइओप्लास्ट किस में पाया जाता है? ये ऐसे बीजों में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एक बीजपत्री के ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जो वसा का यानी जो तेलों का संग्रह करते हैं, जैसे आपका अरंडी के बीज हो गया, ठीक है। एंड थर्ड है हमारा आपका एमाइलोप्लास्ट। ठीक है। एमाइलोप्लास्ट ठीक है। ये किसका संचय करते हैं? ये मंड का संग्रह करते हैं। ये, ठीक है। तो ये मंड का संग्रह करते हैं, ठीक है। ये मंड का संग्रह करते हैं जो पादपों के भोजन संग्रह करने वाले भागों जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ये पादपों के भोजन संग्रह करने वाले भागों जैसे आपका जड़ एवं
भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। लवक हमारे कहते हैं, जो लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, अवर्णी लवक जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, और ये मुख्यतः भोजन में ये मुख्यतः पादपों में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले भाग होते हैं। ठीक है, पदार्थों के संग्रह करने के आधार पर आपके जो अवर्णी लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रोटीनोप्लास्ट, ये प्रोटीन का संग्रह करता है और ये कहाँ पाया जाता है? बीजों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा था आपका इलायोप्लास्ट, आपका इलायोप्लास्ट था, ये तेलों का यानी वसा का संग्रह करने वाले लवक होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कहते हैं जो ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जो वसा का संग्रह करते हैं, जैसे आपका अरंडी के बीज हो गया। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट ये मंड का संग्रह करते हैं, ये पादपों के भोजन संग्रह वाले भागों जैसे भूमिगत जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से रिमेंबर करवा देती हूँ कि आप ना वीडियो शेयर, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो भी फ्रेंड्स क्लास 11 में हैं, उनके साथ ही वीडियो शेयर जरूर किया करिए। ठीक है, लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। शेयरिंग तो बहुत ही ज़रूरी है कि जैसे आपको कहते हैं नोट्स चाहिए होंगे तो उन बच्चों को भी नोट्स की ज़रूरत होगी, तो आप उनके साथ इन वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।